74वां वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस का और इस वर्षगांठ के मौके पर पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। हमारे साथ दो पैनलिस्ट हैं, जैसा कि अभी हमने आपको अपनी स्क्रीन पर भारत की प्रगति के बारे में दिखाया है और उस प्रगति पर हमें नाज है। हालांकि अभी हमें मंजिलें और भी तय करनी है, लेकिन हमें नाज है, हमें फक्र है अपने इंडिपेंडेंस डे पर, क्योंकि इस आजादी की लड़ाई में जो संघर्ष हमारे वीर जवानों ने किया, देश पर कुर्बान होने वालों ने किया है, उन पर भी हमें नाज है और उनके दिखाए रास्ते पर चलकर हमें अभी और भी मंजिल पाना है और श्रेष्ठ भारत, एक भारत का सपना पूरा करना है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए महमूद आलम साहब, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और तारिक फतेह साहब, जो कनाडा से जुड़े हैं, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं और हिंद पर नाज करते हैं। तारिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े सर, और स्वागत है। और 15 अगस्त की ढेर सारी बधाइयां। इस बधाई संदेश के साथ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको भी हिंद पर नाज है और हिंद की इस विकास यात्रा और जो भी हमने पाया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तारिक साहब। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कहते हैं ना कि इब्तिदा इश्क है। अभी तो देखिए आगे क्या क्या होगा। अभी आजादी जो 47 में हुई वो मुकम्मल नहीं हुई जी। जब हिंदुस्तान को ये समझ में आएगा, हिंदुस्तानियों को, कि वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कांधों पे लेके चल रहे हैं जी। कि ये वो धरती है जहां मसीहियों को, यहूदियों को, मुसलमानों को, पारसियों को पनाह मिली हाथ से। जहां कोई हम कहते हैं कि शिया कहीं बस पाते थे, तो सिर्फ हिंदुस्तान था कि जहां इमाम हुसैन की औलादों को पनाह मिली। तो एज मुस्लिम मैं कह रहा हूं, क्योंकि थोड़ी बहुत हमें अपनी तारीख सुधारनी भी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी जी। लेकिन सही रास्ते पे हिंदुस्तान। हर कोई लड़कता है, हर कोई उखड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसका तो अब कई हजार साल आगे जाना है। हमने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाना है कि कैसे कैसे प्यार से, कितने अच्छे लोग, कितने प्यारे लोग रहते हैं वहां के। वहां से जब निकलता आदमी तो उसका जी चाहता है वापस मैं कब आऊंगा। तारिक साहब, इसमें जो विविधता है वही एकता है, वही हमारी ताकत है, जिसमें विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय के लोग रहते हैं। हमें नाज है, हमें इस विविधता पर नाज है और उस विविधता में जो एकता निकलती है, और शायद आपको भी इसीलिए हिंद पर नाज है। तारिक साहब देखिए, हम तो सिंध के पंजाबी हैं जो सिंध में पैदा हुए, और मैं हमेशा कहता हूं कि सिंध बिना हिंद मुकम्मल नहीं है। क्योंकि अगर आपने मोहनजोदारो, हड़प्पा, तक्षशिला, भंबोर, ये इलाके, नानी का मंदिर जो हम कहते हैं बलूचिस्तान में, वो देखा हो तो आपको लगेगा कि एक जो हम पे जुल्म हुआ, वो ये सही दिन नहीं है उसको याद करने का, लेकिन इसी दिन हुआ था वो, तो उसका दुख भी क्योंकि पंजाब मेरा जो है वो बंटवारा हुआ, उसको मैं भूल नहीं सकता। हम अपने नाना को जी बिल्कुल बिल्कुल आप इन सब का जो है उनका दुख, आप जाइए कभी चंडीगढ़, अमृतसर, किसी 80 साल के आदमी से पूछिए तो उसके हाथ में आंसू होते हैं कि कैसे जिन्ना साहब ने हमें हमारे साथ जुल्म किया, बाजू काट दिए हमारे। जो लाहौर शहर में कभी कोई मुसलमान हिंदू मोहल्ले भी अलग नहीं होते थे सिखों के, वो उजड़ गया। वो तो मैं सिर्फ कहानियों में सुनता हूं, लेकिन इंशाअल्लाह आप देखिएगा ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। ये नेकियों का रास्ता नहीं होगा। आपकी वेदना को समझा जा सकता है महमूद आलम साहब। पाकिस्तान में जन्म हुआ है तारिक फतेह साहब का, लेकिन हिंदुस्तान पर नाज है, क्योंकि वो मानते हैं कि सिंध बिना हिंद नहीं। एक बहुत बड़ी वेदना, अभी जैसा कि उन्होंने जिक्र किया, और हमें तो ये कहना पड़ेगा कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब तारिक साहब एक मजे हुए जर्नलिस्ट थे। अब तो वो रास्ता हम लोगों को दिखा रहे हैं। महमूद आलम साहब, इस वेदना पर आप क्या कहना चाहेंगे?
दिवाकर साहब, से पहले तो देशवासियों को जो है 74वें स्वतंत्रता दिवस की मैं बात देता हूँ, और उसके साथ साथ खास जो है मैं जो सलूट करता हूँ अपने जवानों को जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। उसकी वजह से आज हम आराम से घरों में बैठे हुए हैं। देखिए, पार्टीशन एक बहुत पेनफुल हिस्ट्री है। आज मैं उस पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहूंगा। मैं सिंपली ये बात करना चाहता हूँ कि जो भी आप पैकेज दिखाया वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ब्रिटिशर ने हमको किस तरीके से हमारा एक्सप्लॉयटेशन था, और एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अगर आप देखें तो क्या सिचुएशन थी हमारी, और आज हमने कितनी जबरदस्त तरक्की की साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, डिफेंस में। हमारे यहाँ के साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड में एक्सेल कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं सिंपली ये बोलना चाहूंगा कि हमने बहुत तरक्की की है, लेकिन अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस। इस बार का जो हमारी 74वीं जो हम स्वतंत्रता दिवस आ रहे हैं उसमें देखिए पेंडेमिक, उसके अलावा चाइना जो है हमें सरहदों पे आप देख रहे हैं कितनी हॉस्टिलिटी हो रही है, और हम मुंह तोड़ उनको जवाब दे रहे हैं। चाइना को अब पता चल चुका है कि 1965 वाला भारत नहीं है। अगर उसने बुरी नजर से इधर देखा उसको मुंह तोड़ मिलेगा। उसके अलावा देखिए, हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं और डिफरेंट मेजर्स हमने इकोनॉमिक मेजर्स लिए हैं, और आज भी मुझे उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री जो है लाल किले से बोलेंगे तो कुछ नया बोलेंगे। जी जी महमूद साहब, तारिक साहब क्या बोलेंगे? तारिक साहब, महमूद साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा। तारिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महमूद साहब ने भी कहा कि अभी बहुत मंजिलें तय करनी है, लेकिन नाज है हमें अपने आजादी के इस जश्न के दिन अपनी प्रगति पर, और शायद हिंद की ये जो प्रगति है उसी कारण से आपका दर्द जो है वो बार बार उभरता है कि जो हिंद का जो स्वरूप था वो बिखर गया। और उन्होंने साफ कहा कि जो बंटवारा हुआ उस दुख और दर्द भरे क्षण को आज के दिन याद भी नहीं करना चाहते, लेकिन आपने याद किया क्योंकि आपको दर्द है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जख्म वो है जिनको लगा है वही बता सकते हैं। मेरे वालिदैन उखड़ के बंबई से कराची पहुंचे। हमने इसी पार्टीशन की वजह से लोग भूल जाते हैं 1971 में 30 लाख बंगाली मुसलमान और हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। इंशाअल्लाह ये कभी फिर नहीं होगा, क्योंकि अब भारत बहुत समझदार हो गया है, पॉलिटिकली स्ट्रांग हो गया है। लेकिन इस खतरे से आप नहीं रह सकते हैं। चीन से ज्यादा आपको खतरा अब भी उन लोगों का है जो तैमूर के साथ आए थे, जो अब भी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, जो अब भी जम्मू कश्मीर में अपने दहशतगर्द भेज रहे हैं। ये आपको इंडिया को ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये आंखें फेरने में से नहीं चला जाएगा आपका दुश्मन। और ये बहुत ठीक कर रहे हैं। आप देखिए, दुनिया भर में भारत की जो इज्जत है, अभी ये आपने जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल का हुआ, मैं आपको बता दूं, आइंदा निकलेगी बातें कि हिंदुस्तान का क्या रोल था इसमें। अब सऊदी अरेबिया ने अवार्ड दिए हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, तो दुनिया भर में हिंदुस्तान की जो इज्जत है वो बहाल हो रही है कि उसको ये इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता कि ये पता नहीं कौन लोग हैं, अकेला एक हिंदू स्टेट है, और समझ नहीं पाते थे लोग। लेकिन अब लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ बुद्धि रहती है। हमें 10,000 साल से अपने दिमाग का काम इस्तेमाल करना आता है। हम किसी तेल के जखीरे पे नहीं बैठे, हम अपनी अकल की वजह से बैठे। हम एक दूसरे से गुफ्तगू करके बात करते हैं, हमें बहस मुबाहिजा करता है, हमें दुश्मनी अच्छी नहीं लगती है, हम माफ भी कर देना चाहते हैं। लेकिन जो हमसे काट के ले लिया गया वो इंशाअल्लाह आप देखिएगा
वापस हम मिलेंगे। और जो ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता कि मेरे बाजू कटे और फिर ना हो गए। ऊपर वाला नए बाजू देगा हिंदुस्तान को। हिमालय आपके चिटगांव के हिल ट्रैक से लेके बलूचिस्तान की समुंदर में डूबते हुए जो पहाड़ हैं, ये सब एक देश था हमेशा से। कितने हजारों साल से बीच में लोग रहते थे, तरह तरह के 400 बोलियां हैं, 29 स्टेट्स हैं, कि 6 बड़े दुनिया के जो धर्म है वो यहाँ रहते हैं। तो और क्या चाहिए? मैं तो यही कहता हूं कि ये दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। जी जी। जिसने सीखना है जिंदगी क्या है वो हिंदुस्तान आके सीखे। हमारी गुर्बत से सीखे, हमारी पैसे से भी सीखे, हमारी सादगी से भी सीखे। क्योंकि हम इंसान की जिंदगी को बस एक लकीर नहीं समझते हैं, हम ये समझते हैं कि हमेशा के लिए ये जितने भी हम हैं आते जाते रहेंगे और इसी धरती के अंदर जो उगता है उसको और उगाएंगे, दुनिया को खिलाएंगे। हम बड़े दिल वाले लोग हैं, हमें छोटे दिल वाला बना दिया। कभी पुर्तगीज आ गए, कभी फ्रांस के लोग आ गए, कभी बर्तानिया के। हम अपना ओरिजिनल ढूंढते हुए इंशाल्लाह 10, 20, 25 साल में आप देखिएगा कि दुनिया कहेगी कि पढ़ना है तो हिंदुस्तान जाओ। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ये सब फिर उठेगा। ऐसे नहीं कि तबाह करके आप चले जाएं। और हमारे आप देखिए जापान तक हम पे देख रहा है, कैम्बोडिया है वो हिंदुस्तान की नजर करता है, वियतनाम है, थाईलैंड है, साउथ अरेबिया है, यूएई है। और हमारे पास क्या, हमको तेल थोड़ी बांट रहे हैं, पैसा थोड़ी बांट रहे हैं, हम नेक दिली बांट रहे हैं, सादगी दे रहे हैं कि पजामे कुर्ते के अंदर भी हमारा प्राइम मिनिस्टर आ जा सकता है। गांधी जी जो हमारे हीरो हैं वो 2 बिल्कुल हाजियों की तरह घूमते थे। जी। तो अब इसको कौन पैदा कर सकता है? हम हैं। आपका ये दर्द है कि एक होना चाहिए, ये जो पूरा खित्ता है वो सब कुछ मिल करके हिंद कहा जाना चाहिए उसको, आप यही कहना चाह रहे हैं सर? हो यूरोपियन यूनियन जैसे है जी, मतलब नेपाल नहीं आना चाहता, भूटान नहीं आना चाहता, लेकिन ये जो पाकिस्तान है ये आर्टिफिशियल मुल्क है जी। ये जब तक हम नहीं समझेंगे कि ना पहले था कभी ना कभी होगा, इसका मकसद हिंदुओं से दुश्मनी करना है। और इसके लोग बड़े अच्छे हैं जी। लोगों ने दुश्मनी नहीं की है जी। ये खास एक तबका था, अंग्रेज की वजह से छोड़ के काट के में चला गया। वहां पे भी लोग सोचते हैं, वहां पे भी मैंने देखा था एक पहाड़ पे किसी ने लिखा था अब की बार मोदी सरकार, वो आप लोग हमारी खत नहीं पढ़ सकते तो आपको समझ में नहीं आया। लोगों ने कहा देखो अल्लाह वो गुड लिखा हुआ। महमूद आलम साहब, मैं यहाँ रोकूंगा, यहाँ आपको रोकूंगा, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। महमूद आलम साहब, दर्द अभी भी है कि हिंद का स्वरूप और बढ़ना चाहिए, क्योंकि हिंद ने जो कुछ पाया है इस स्थिति में उस पर पूरी दुनिया को नाज होना चाहिए। इसलिए हिंद को एक होना चाहिए और उसका स्वरूप जो उन्होंने बताया वो यूरोपीय यूनियन मॉडल भी, उसका भी जिक्र किया। तारिक फतेह साहब, आप फॉरेन एक्सपर्ट हैं, महमूद साहब क्या कहना चाहेंगे? अगर ये सोच है और उन्होंने 25 साल का वक्त भी दे दिया है, महमूद साहब। नहीं दिवाकर साहब, देखिए नो डाउट पार्टीशन जो था बहुत पेनफुल था और जिन फैमिलीज ने है वो आप उसको नहीं भुला पाएंगे। लेकिन अगर आप हमारी फॉरेन पॉलिसी देखें तो हमने हमेशा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की, हमेशा पाकिस्तान की तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमेशा देखिए आप वाजपेयी जी आने से देखिए, उसके बाद देखिए मोदी जी जब आए तो भी वहां पे गए, लेकिन में मिला क्या? हमेशा बैक स्टेपिंग की पाकिस्तान में। तो देखिए पाकिस्तान का तो पूरा वजूद ही जो है वो इंडिया पे डिपेंड है, पूरे का पूरा वजूद, उनकी पूरी की पूरी सियासत वो एंटी इंडिया पे है। इस वजह से ये बेहतर होता कि वो अपने जो उनके अंदरूनी मामलात हैं उन पे कंसंट्रेट करते, बजाय सारी की सारी एनर्जी जो है अगेंस्ट इंडिया लगाने की बात करते। दूसरे आप देखिए चाइना के साथ भी हमने जो है हमेशा अच्छे ताल्लुकात, लेकिन हमको क्या में और आज
चाइना जो है क्या हरकतें कर रहा है, किस तरीके से जो है हमारे पड़ोस को वर्गलाने की कोशिश कर रहा है। तो जो तारिक साहब जो कह रहे हैं कि वो यूरोपियन यूनियन की बात जो वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सार्क का क्या हुआ? पूरी सी कोशिश की, इंडिया ने पूरी सी कोशिश की कि जो छोटे छोटे मुल्क हैं वो उनकी मदद करे, और वो मुल्क चाहते तो इंडिया से बहुत फायदा उठा सकते। पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है, क्योंकि इकोनॉमिकली, मिलिट्रली और सोशली हम लोग इतना आए कि पाकिस्तान और हमारा कोई मैच है ही नहीं। लेकिन आपकी जब परसेप्शन ही निगेटिव हो जाए और आपके पूरे का पूरा वजूद जो है वो अगेंस्ट एक चीज के हो जाए, तो फिर आप जो है उस पॉजिटिविटी की तरफ नहीं देखते हैं। तो इंडिया की अगर हमने हमेशा यूएनओ में भी देखी। महमूद साहब, इसलिए रोकूंगा कि आपने जिस परसेप्शन की बात की, उस परसेप्शन के पीछे राज ही यही है कि उसकी बुनियाद ही भारत विरोध पर हुई। और फिर तो तारिक फतेह साहब की बात सही है कि पाकिस्तान का वजूद होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान नाम का कोई देश अगर है तो वो भारत के साथ एक ही नहीं होना चाहता। उसके कई कारण गिनाते हैं तारिक फतेह साहब, बराबर कहते रहे हैं। तारिक फतेह साहब, आज के दिन कम से कम इस बात का चर्चा एक बार फिर होनी चाहिए। आखिर में क्या कारण है कि वो परसेप्शन ही ऐसा है जिसमें भारत विरोध लिखा हुआ है? तारिक साहब, देखिए, इसमें एक चीज, एक जो बड़ी कड़वी सी चीज है, रियलिटी है कि पाकिस्तान की पूरी मूवमेंट जो चली वो हिंदुस्तान के हार्टलैंड में चली। यूपी, बिहार, भोपाल, बॉम्बे, ये जो इसको पाकिस्तान है, वहां तो गफर खान कांग्रेस की हुकूमत थी, बलूचिस्तान प्रो इंडिया था, आजाद मुल्क था, सिंध में एक वोट से हुआ, पंजाब में तो जिन्ना साहब हार गए इलेक्शन। इवन दो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ने 20,000 वॉलंटियर भेजे वहां, तो जहां पार बनना था वहां तो बना नहीं। जिनको नहीं चाहिए था पाकिस्तान में फौज खड़ी कर दी। और बंगाल में जहां सिर्फ एक ही जगह मुस्लिम लीग जीती थी, वहां इतना बुरा हशर किया कि वो टू नेशन थ्योरी भी खत्म हो गई कि भूखा बंगाली ये हम बचपने में सुनते थे कि उन ट्राइब पैसा खा के इस्लामाबाद बना रहा है, पंजाबी फौज कमा रही है और उन्हीं को थूक रही है। मैं तो बचपने से याद है कि बंगाली भूखा बंगाली के अलावा कोई कुछ सवाल ही नहीं था। मैं तो मुक्ति वाहिनी के साथ भी रहा हूँ, मेरे बंगाल नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में भी मैं उनके साथ था। उनका दुख आप नहीं समझ सकते, बल्कि गलत चाह रहे थे वो, उन्होंने जो किया, लेकिन उनका हशर कर दिया उन लोगों ने। अब बताइए कि बंगाल में उर्दू नाफिज कर दी, जहां पाकिस्तान में कोई उर्दू नहीं बोलता था, वो यूपी से और ये लियाकत अली खान ने आके कराची में तमाम पाकिस्तानी की भाषाएं जिसमें सिंधी, पंजाबी, पश्तो थी, उस पर पाबंदी लगा दी। वो बोले अब सब उर्दू बोले। तो बुनियाद ही फसाद में हुई। हिंदुस्तान में भी तेलंगाना मूवमेंट थी, जबान पे झगड़े हुए, लेकिन हिंदुस्तान में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन गए, उत्तराखंड अलग हो गया, तेलंगाना भी देखिए अलग हुआ। ये सब समझ बूझ से हुआ, हमारे यहाँ घुमंड से हुआ कि कौन अशरफी मुसलमान है और कौन बलोच है और हम सैयद हैं और जैदी हैं। ये हमारे यहाँ तो तैमूर को, जिसने पाकिस्तान जैसे इलाके में तबाही मचाई थी, उसको हीरो मानते हैं। तो ये हम समझ नहीं पाए बच्चों की तरह कि हम तो हैं हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी क्या होगा? जो सिंधु पे रहता है वो तो पहला हिंदुस्तानी होगा ना। इंडस से इंडिया है ना। तो जो ऐसी हमारी सिविलाइजेशन है मोहनजोदारो की, उस पर पर्दा डाल दिया, उसने कहा ये काफिरों का है, तुम जाओ अरबों के नाम रखो। हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं। देखिए, मेरा नाम जैसे तारिक रखा तो स्पेन में मेरे भाई का नाम महमूद है, तो महमूद गजनवी के नाम पे रखा हुआ। आप देखिए कि 70 साल में हम अभी तक मुसलमान हिंदुस्तानी नाम नहीं रख सकते अपने बच्चों का। जी, ये कहीं दुनिया में नहीं है। ये नफरत की बुनियाद का सबसे बड़ा उदाहरण है तारिक साहब। आप हिस्टोरियन, आप मेरा एक सवाल है कि हिंदुस्तानी नाम भी नहीं रख सकते। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिस पर अगर आपकी बात हो जाए
और महमूद साहब की अपनी बात रखें तो कम से कम जनसत्य न्यूज के दर्शक वो समझ पाए। आप हिस्टोरियन भी हैं सर। 1857 की क्रांति जब शुरू हुई तब भी जो हमारी एकता थी उसमें बहादुर शाह जफर को हम अपना सिंबॉलिकली माने कि वो हिंदुस्तान की आन बान शान है, और उसमें जितने भी हिंदू राजा थे यूनाइट होकर के एक साथ हुए, साथ थे, बिल्कुल साथ थे। आप मानते हैं सर? और उस स्थिति की लड़ाई में जब हम आते हैं 1947 तक, तो हिंदू और मुसलमान एक साथ रह ही नहीं सकते। ये बात आ गई। आजादी की उस लड़ाई में चूक कहां हुई थी सर? ये हुई बहुत दूर पहली जंग अजीम में, रूस में, जहां बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो अमेरिका और बर्तानिया के छक्के छूट चुके थे कि उनके पास फौज नहीं थी, और रेड आर्मी जो थी आपने स्टालिन की, वो 2 मिलियन फौजी तो आपके ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पे थे। उन्होंने कुर्दों के लिए एक मुल्क बना दिया था महाबाद, और एक अजेरियों के लिए। और आपके जिस दिन बर्लिन गिरा उस दिन चर्चिल साहब ने काउंसिल बिठाई कि इंडिया का क्या होगा, इंडिया को रूस से कैसे बचाएंगे। तो कृष्णा मेनन और जवाहरलाल नेहरू ने उनसे रिफ्यूज किया जब उन्होंने कहा कि हमको शुमाल मगरिब में मिलिट्री बेसिस दें जी। अब उन्होंने जिन्ना साहब को, जो लंदन में थे, उनसे भैया आप कुछ करेंगे? उन्होंने बिल्कुल, पैसे कितने लगेंगे? ये पाकिस्तान बनाया है बर्तानिया के एजेंटों ने, जिन्होंने हिंदू और मुसलमान को लड़वा के, वरना इंडिया आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होता, उसका पावर होता, और हमारा इतना डिफेंस बजट नहीं होता जी। 4 जंगें करवा दी सर, आप 10 लाख आदमी मरवा दी 6 महीने में। अंग्रेज बाबा तो वहां बैठ के सिगार पी रहा था नीचे, हम आप लड़ रहे थे, ट्रेनें में लाशें भर के आ रही थी। तो हमारी लीडरशिप में वो समझ नहीं थी कि हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, जिन्ना साहब अंग्रेज के एजेंट थे, ये कभी मत भूलिए। और इसीलिए मैं कहता हूं अलीगढ़ में उनकी तस्वीर क्यों लगी हुई है जी। अगर आज आपका इंडिपेंडेंस डे है, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाइए और जिन्ना साहब की तस्वीर उतारिए, तब आप आजाद होंगे। जब तक उसकी तस्वीर लगी हुई है, हिंदुस्तान पूरी तरह आजाद नहीं हुआ, क्योंकि उससे भयानक बर्ताव किसी ने हिंदुस्तान में कोई नहीं किया, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हो या हिंदुस्तान में रहते हो। महमूद आलम साहब, तारिक फतेह साहब जो कुछ कह रहे हैं, शायद आप उसके मायने भी समझ रहे हैं। जिन्ना की एक तस्वीर हटाने पर इतना विवाद हो जाता है पूरे देश में। देखिए, ऐसा है दिवाकर साहब, मैं यहाँ पे एक बात ये बोलना चाहूंगा। जब ये साहब हिस्टोरियन है, मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं मालूम, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ये बोलना चाहूंगा कि अंग्रेजों को अच्छे तरीके से था, हिंदुस्तान जो है अखंड रहेगा, में बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान होता। और जिससे इंडिया ने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हुआ और अंग्रेज छक्के छुड़ाए और उनको मजबूर कर दिया कि वो हिंदुस्तान वापस जाएं। तो अंग्रेजों को ये तरीके से मालूम था कि अगर इनको इंटैक्ट छोड़ दिया गया तो ये दुनिया पे राज करेंगे। तो ये कॉन्स्पिरेसी के तहत इंडिया का जो है एक समझ लीजिए आप बढ़ाया गया, अब उसे मजहब का नाम गया, किस किस इलाकायत का दिया गया, जो किया गया, लेकिन कॉन्स्पिरेसी के तहत था। उसके बाद जैसे तारिक साहब अभी खुद हैं कि पाकिस्तानी अवाम भी जो है हिंदू अवाम के साथ दोस्ती चाहता है, लेकिन वहां पे हमेशा जंग कभी भी कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि हमेशा वहां पे मिलिट्री का वर्चस्व रहा। फिर बाद में यूएसए ने यूज किया, बार बार जो है उसको यूएसए को यूज किया, और आज भी जो है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में देखिए, वहां पे आपको अच्छे तरीके से मालूम है दिवाकर साहब, हुकूमत जो है इमरान के हाथ में नहीं है, वो एक पपेट सिविलियन हुकूमत, वहां पे पपेट, असली पावर वहां पे आज भी आर्मी हार्ड लाइनर्स के पास है, और भी जो है हार्ड लाइनर्स को वक्त पे वक्त पे यूज करती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, मैं यहाँ पे एक मिनट जी रोकना ये चाहूंगा कि वही हार्ड लाइनर, मैं सिंपली बोलना जी
जी जी, बोलिए बोलिए। वही हार्डलाइनर क्वेश्चन और वही मिलिट्री के लोग, यही तो हमारी समस्या है सर, जिसको हम 74वें साल तक नहीं सुलझा पाए, और वो हर बार रहेगा। तो फिर एकता तो हो ही नहीं सकती। एक सामान्य हिंदू मुसलमान, अगर वो पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का मुसलमान है, वो तो चाहता ही है कि पूरा हिंद एक हो। लेकिन डिवीजन तो अगर आर्मी कर रही है, अगर देखिए मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान होके नाते बोलना चाहता हूं कि हमें पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल में रहते हैं, हमें यहाँ पे राइट्स है। और जब मैं बच्चों को अपने पढ़ाता हूँ तो मुझे फख्र है, जब मैं बात करता हूँ उनसे तो हम दिमाग में कभी भी जो है इलाकाइयत, कास्ट, मजहब नहीं आता। हम बात करते हैं नियत की। मैं अपने जब बच्चों को पढ़ाता हूँ बोलता हूँ बेटा भूख भूख होती है, परेशानी परेशानी होती है, मुसीबत मुसीबत होती है, उसका कोई धर्म, उसकी कोई जाति, उसका कोई इलाका नहीं होता है। तो हमें पाकिस्तान हमारे लिए क्लोज चैप्टर है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। जी ये क्लोज चैप्टर है जी। तारीफ नहीं मैं ये इससे इत्तेफाक नहीं करता। जो आप देख रहे हैं इस समय सीधे ये राजनाथ सिंह, अभी आपकी स्क्रीन पर ये फूल वर्षा की जा रही है। हम आपसे अनुरोध करेंगे, हम पीसीआर टीम से अनुरोध करेंगे कि पूरा विजुअल दिखाएं स्क्रीन पर। और सजा धजा लाल किला और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी साफ दिख रहा है, 2 गज की दूरियां हैं। और राजनाथ सिंह सलामी ले रहे हैं झंडे को। और ये कुछ तस्वीरें हैं, ये शायद गुलाम नबी आजाद जी हैं जो मास्क में हैं, बट उनका चेहरा साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये सब लाल किला पर पहुंचने वाले वो डिग्निटरीज हैं। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और उससे पहले की ये तस्वीरें, तारिक फतेह साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? मैं ये कह रहा था कि ये मैं इनसे इख्तिलाफ करता हूं महमूद साहब से, ये चैप्टर क्लोज नहीं है सर। ये कहना कि ये चैप्टर क्लोज है, ये फिर बिना का एजेंडा है। ये चैप्टर क्लोज नहीं होगा जब तक सिंध जो है, जो आपके नेशनल एंथम में, हमारे नेशनल एंथम में, वो हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। जब तक राम के बेटे लव का शहर लाहौर हिंदुओं से खाली रहेगा, जब तक ये मामला खत्म नहीं होगा। केश कसूर दूसरे बेटे का नाम, एक हिंदू नहीं रह पाया वहां। ये हमारा उधार है, जिन्होंने देखा जो हमारे माँ बाप की गलतियां हैं, हम उसको ठीक करेंगे। ये जिम्मेदारी है मुसलमान की कि वो ज्यादतियां जो हो चुकी हम हमारे कांधों पे नहीं है। मैं ट्रूथ एंड रेकंसिलिएशन की बात करता हूं कि हम ये कहें कि चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। हमारे बाजू काटे और काटने वाला ये बैठा हुआ है सामने। अंग्रेज को तो गाली देना आसान है, लेकिन ये जो सामने न्यूक्लियर बम लेके धमकी दे रहा है, इसके लिए हम मरने धरने के लिए तैयार हैं। और पूरा बलोचिस्तान हिंदुस्तान के साथ है। पूरे सिंध के अंदर आप देखिए हजारों मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि ये महमूद साहब ने सही कहा, ये फौज का ठिकाना है। उस फौज को डिस्ट्रॉय करने कौन आएगा? एंड में लोग उठेंगे। हमने 3 डिक्टेटरों को उखाड़ा है, मैंने जेल काटी है, यूब खान की, याया खान की, जियाउल हक की। ये तो शैतान उतर आए हैं पाकिस्तान पे। हमारा तो मुल्क भगत सिंह का मुल्क है। हम कैसे भगत सिंह को जहां मारा गया हम भूल गए कि खत्म? नो, भगत सिंह का शहर जब तक हमारे हाथ में नहीं होगा, चैप्टर क्लोज नहीं होगा। ये याद रखिए, ये हमारा उधार है भगत सिंह को। महमूद साहब जी देखिए, नेताजी कहाँ गए हैं? सॉरी जी 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 महमूद साहब बोलिए। दिवाकर साहब, मैं यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ जी। आप देखिए, हमने हमेशा से कोशिश की पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुक करने की। एक बड़े भाई के नाते हमने, एक पड़ोसी के नाते हमेशा कोशिश की। लेकिन मुझे बताइए, आज हम किससे करें? हार्डर से बात करें, सिविलियन हुकूमत से बात करें, से बात करें, और बात उन लोगों से रीजनेबल हो।
जो रीजनेबल लोग होते हैं उनसे बात की जाती है, वहाँ किससे आप बात करें? वो तो सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, उनको आप गवर्नमेंट सिंध की ये तस्वीरें, मैं माफ करिएगा तारिक साहब, थोड़ी देर मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये तस्वीरें हैं, ये लाल किला की सीधी तस्वीरें हैं। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो कोरोना का कहर है उसका साफ असर आज के महोत्सव के दिन भी दिखाई पड़ रहा है। और सीधे सीधे देखिए ये जवान जिस पर हमें नाज है, सावधान मुद्रा में बस प्रधानमंत्री के आने का इंतजार है और इन्हीं जवानों पर हमें नाज है। तारिक फतेह साहब, हमें अपने जवानों पर नाज है और जैसा कि आप उल्लेख कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री शासन ही वहां की मुश्किल पैदा करता है, लेकिन भारत का नागरिक अपने जवानों पर नाज करता है। तारिक साहब, हाँ देखिए, वहां पे भी ये कहना गलत हुआ कि जो पंजाब के लोग हैं वो अपनी फौज पे नाज नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताऊं कि वहां लोगों पे इतना जुल्म है कि 60-65% जो आबादी है पंजाबी, उनको पंजाबी बोलने की इजाजत नहीं है। वो इट इज अ बैंड लैंग्वेज। आप अंदाजा लगाए कि इंडिया में हिंदी पे पाबंदी लग जाए तो ये समझने की बात है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में भी बड़े इंटेलेक्चुअल समझ नहीं पाए कि ये बला क्या है, इसको कैसे टैकल करें। अभी देखिए पूरे बलोचिस्तान में खाना जंगी हो रही 70 साल से। मैं आपको बताऊं कि मैं गया था अपने JNU में, वहां पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स 200 थे, उनमें से किसी को फर्क बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में नहीं पता था क्योंकि आपके एजुकेशन मिनिस्टर साहब जो थे सबसे पहले, उन्होंने हिंदुस्तान की स्टडीज में बल्तिस्तान गिलगित जो हिंदुस्तान का सॉवरेन इलाका है वो हटा दिया, वो कोई नहीं पढ़ाया जाता। नहीं, लेकिन अब हिंदुस्तान मानता है तारिक साहब, अब हिंदुस्तान मानता है कि गिलगित और बाल्तिस्तान हमारा है, हम बात करके लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगा तो हमको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। ये 130 करोड़ की जनता जो है यहाँ के नागरिकों की ये चाहत है और हमारा नेतृत्व इस पर आगे बढ़ेगा, ये हमें भरोसा है। महमूद आलम साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, मैं तो आगे बोल रहा हूँ बार बार कि अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी उठा के देखें तो हमने तो हमेशा चाहा है कि अपने पड़ोसियों के साथ, वर्ल्ड के साथ मिलजुल के रहने, और यही हमारा कल्चर और यही हमारी तमीज और तहजीब है हिंदुस्तान की। और जहां तक कहीं पर भी अगर जो है ह्यूमन राइट्स का वॉइस होता है, जैसे तारिक साहब बोल रहे हैं, क्या भले ही वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, तो इंडिया ने हमेशा जो है उसको कंडेम किया है और जो इंटरनेशनल फोरम्स में उसको उठाया, ऐसी बात नहीं है। और देखिए, हमने बहुत कोशिश की है पाकिस्तान समझाने की, उसकी समझ में नहीं आता है। इसी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ, जो वो बोली समझता है वो हम जानते हैं और हम उसको गाएं बेगाएं उसका जवाब भी देते रहते हैं। लेकिन उनका, मैंने जैसे आपको बताया, पूरा वजूदी जो है वो इंडिया पे डिपेंड है। तो इस वजह से अब उनसे किसी किस्म की बातचीत करना मेरे से तो बेकार है, और वो जो बोली समझते हैं वो उसी में उनको जवाब देना है। अब और एक बात मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊं कि पाकिस्तान की कोई मजाल नहीं है जो वो इंडिया की तरफ नजर उठा के देखे। ये चाइना की जो प्रॉक्सी वॉर है, चाइना जो अपनी प्रॉक्सी वॉर है वो पाकिस्तान के थ्रू है। चाइना को अच्छे तरीके से मालूम है कि इंडिया एक बहुत, इस इलाके में अगर उसको कोई टक्कर दे सकता है तो वो इंडिया है। और जिस तरीके ने आजादी के बाद से आज तक इकोनॉमिकली, मिलिटरली हमने जो तरक्की की है उससे चाइना परेशान है। और इसके अलावा वर्ल्ड भी देखिए जो है हमारी तरफ देख रहा है कि अगर चाइना को कंटेन करना है, देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं जीपिंग के जमाने में उनकी एक्सपेंशनिस्ट उनकी है,
तो अगर चाइना को कंटेन करना है तो उसे कंटेन करेगा, उसे इंडिया ही कंटेन करेगा जी। इस वजह से हमारे पाकिस्तान पे हमें अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। पाकिस्तान को तो जब हम चीज चाहेंगे चल देंगे, लेकिन हमारा मेन कंसंट्रेशन जो है वो है चाइना की तरफ, और चाइना पाकिस्तान को बढ़ावा देता है। वही देखिए आज पाकिस्तान की क्या हाल है, वो तो खैरात ज़कात पे पल रहे हैं अरब मुल्कों के, तो उसे बेल आउट जो है वो चाइना ही देता है। तो हमें चाइना को कंटेन करेंगे, पाकिस्तान तो खुद ब खुद चुप होके बैठ जाएगा। जी तारिक साहब, अभी जो महमूद साहब ने जिस बातों का जिक्र किया, उन बातों से साफ है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, इस 74वें पड़ाव पर उस फॉरेन पॉलिसी में भी एक बड़ी ताकत आई है, जिसमें एक एग्रेशन है कि उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाए जो भाषा सामने वाला समझ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आई एग्री विथ हिम। महमूद साहब ने बिल्कुल सही बात की है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो सोच पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में है, और जो उनके मेन पंजाबी जो लोग हैं या जो इंडिया से महाजिर आए थे, उनकी सोच जो है वो गजवा हिंद की है। देखिए, ये मिलिट्री की बात नहीं है। आपका अगर मजहब और धर्म ये कहता है कि जब तक सारे हिंदू हिंदुस्तान से मर मिट नहीं जाएंगे, सारे हिंदू टूटेंगे नहीं, आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। इसको बिलीव मी, आप हमारे जैसे लोग हंस के टाल देते हैं। ये हर मस्जिद के अंदर जो जुम्मे को दुआ मांगी जाती है कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब करे, मुझे आप बताइए ये क्यों मांगी जाती है? पाकिस्तान में छोड़िए तो हिंदुस्तान में ही मांगी जाती है ना। ये सोच क्या है? ये जब तक इस्लाम को सियासत से अलग नहीं किया जाए। ये सीधी तस्वीरें मोदी प्रधानमंत्री पूरी तरह से चाक चौबंद और गर्व से सीना, और प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं लाल किला की तरफ। और प्रधानमंत्री को पूरा भरोसा है, हमें अपने देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है। और वीर जवान और ये बैंड की धुन, प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर, इन वीर जवानों के साहस और त्याग, उनकी तपस्या, उनका जोश, उनका ओज, यही 130 करोड़ भारतीयों की आन बान शान। लाल किला पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री को भी भरोसा है इन जवानों पर, 130 करोड़ की अपनी आबादी पर, अपने नागरिकों पर। और हिंद का जो ये कंसेप्ट है, इस हिंद में समाहित है वो जोश, वो आक्रोश जो टूटने का है और जो पा लेने का है। और इन दोनों के मेल के साथ 74वें पड़ाव पर आजादी के दिन पूरे जोश के साथ प्रधानमंत्री, बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, पूरा एहसास है इस बात का कि बहुत सारी चुनौतियां हैं। एक तरफ हम वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर दो देश जो हमारे पड़ोसी होने चाहिए, वो दुश्मन की तरह हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। और हिंद की नाज, हिंद की आन बान शान को कहीं न कहीं परेशान करने के लिए, उसको कुचलने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन ये जज्बा, ये भरोसा, जैसा कि अभी तारिक फतेह साहब और महमूद आलम साहब कह रहे थे, कुछ हस्ती हमारी ऐसी है कि कोई मिटा नहीं सकता। The country today is celebrating and participating in one more celebration of a day that holds in its memory and legacy प्रधानमंत्री the power and responsibility लाल किले की प्राचीर की ओर कदम सधे हुए, democracy। और आज के दिन जब प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे तो उन बातों का जिक्र जरूर करेंगे जो हमारे आपके लिए चुनौती भी है, हमारे आपके लिए खुश होने का भी वो मौका होगा, और हमारे आपके लक्ष्य भी होंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री का मानना है कि आपके भरोसे के साथ
The unfurling of the national वो आगे flag बढ़ते हैं। will be accompanied तारिक by फतेह the साहब, 21 gun क्योंकि salute. प्रधानमंत्री कुछ ही देर में बोलेंगे, हम चाहेंगे कि आपका कुछ कमेंट आए इन बातों पर। Ceremonial. तारिक Under the साहब। command of Lieutenant Colonel Jit. मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा जी कि रेड फोर्ट का जो लाहौर की तरफ डायरेक्शन है वहां से गए प्राइम मिनिस्टर, और उनकी जी। चाल देखिए, उनका जो एक कॉन्फिडेंस है, जी कमाल है। ये तो मुझे, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान को एक नए रास्ते पे डाल देंगे। जी ये भरोसा 130 करोड़ भारतीयों का है और यही हमारे लोकतंत्र की पहचान है तारिक साहब। जहां भूल हुई पाकिस्तान में, देश तो बना लेकिन वहां लोकतंत्र नहीं, वहां विचारों की भिन्नता के बावजूद भी जो एकता की बात है, प्रधानमंत्री की बात से बहुत लोग न भी सहमत हों, लेकिन जनमत यही कहता है कि वो देश के लिए पूरी तरह से आगे बढ़ने को तैयार हैं और देश को एक साथ लेकर के चलने को तैयार हैं। इस पे हमारी बातें हो सकती हैं, विभिन्न हमारा मतैक्य नहीं हो सकता कुछ बातों को लेकर के, लेकिन जहां देश की बात आती है वहां एक हो जाते हैं और यही हिंद की ताकत है। तारिक साहब। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में इनका जो स्टैचर है वो कुछ पहले के प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है। कुछ इनका चलने का स्टाइल और जो कॉन्फिडेंस है, मैंने इनको वहां न्यूयॉर्क में देखा था जब ये बोलने आए थे, और वहां फर्क मैंने देखा इनका और जो आपके इमरान खान वगैरह जो आए थे, कि कूल, कैलकुलेटेड, सीधी बात रख और के ये बात कूल की और कैलकुलेशन। और आप ये जो बिल्कुल। तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन पर तारिक साहब, वो भी हमारे जी, उस जी। धर्म को दिखाता है। हम धर्म को हाँ, मानते हैं क्योंकि हम तो सनातन धर्मी हैं, लेकिन यहाँ हिंदू, हाँ। मुसलमान, सिख, ईसाई, हाँ। जिस लाल किले की ये प्राचीर से अभी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, सारे मॉन्यूमेंट्स जी, जी। कुछ ही मीटर की दूरी पर है और यही हमारी हाँ। विभिन्नता, यही जो विभिन्नता दिखाती है, लेकिन एक भारत की जो आत्मा है, इसी आत्मा से बोलती है। तारिक साहब। बिल्कुल, और होगा एक दिन। जी देखिए, हमारे नहीं, हमारे पोते या उनके पोतों के जमाने या नवासों के जमाने में जी वो देखेंगे एक दिन कि जो ज्यादती हुई, बाजू काटे गए, वो बाजू फिर उगेंगे। और ऐसा हिमालय जो चिटगांग हिल ट्रैक से बलूचिस्तान जाता है, उसमें किसकी हिम्मत है कि जाके ये आइंदा मजाक करे। अब की बार गोवा में कोई आया वास्को डी गामा, तो उसको फिर हम वहीं सबक पढ़ा देंगे। ये तो नेक दिली थी कि आने दिया सबको और बात करने दी। और मंत्रीगण वहां पर पहुंच चुके हैं लाल किले की प्राचीर पर। आप ये देख सकते हैं, अभी गडकरी साहब का चेहरा दिखा था। हम एक बार अनुरोध करेंगे पीसीआर टीम से कि फुल विजुअल दें। आज के और समय में मास्क है, चूंकि तारिक साहब आप देख रहे होंगे कि किस तरह से कई चुनौतियों को एक साथ ये न्यू नॉर्मल है, नया सामान्य व्यवहार भारत सामना कर रहा है। आज के समय में ये बदला हुआ व्यवहार बेहद जरूरी है। लाल मुश्किलें किले सदा पर नहीं रहती, सारा उनकी समारोह सीख रह जाती और है। पूरा देश देख रहा है अपने टीवी चैनल्स के ऐतिहासिक सामने, लाल अपने किला सोशल मीडिया के जरिए और उसकी प्राचीर, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जहां से कुछ ही देर में कोरोना ने माननीय एक बड़ी प्रधानमंत्री चुनौती द्वारा पेश कर दी है। ध्वजारोहण होगा, तो वो लोग, इतने लोग वहां पर इकट्ठा नहीं राष्ट्र हैं, को बच्चे भी नहीं संबोधित दिख रहे हैं, लेकिन जवान पूरी तरह से मुस्तैद। ये वीवीआईपीस कुछ आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर। At this grand red sandstone राजदूत fortress, the Red Fort, विभिन्न without देशों doubt के the centerpiece वो of भी our हैं Independence Day और ये celebration. प्रोटोकॉल के तहत इनको 2 गज की दूरियों पर सबको बैठाया हमारे गया राष्ट्रीय है। पर्व ये आप का स्क्रीन पर हमारे साक्षी देख बनने रहे के हैं, लिए लाल किला से विदेशों के सीधी तस्वीरें आप तक राजनयिक पहुंच रही हैं। पदाधिकारी भी आज यहाँ लाल किला परिसर में विशिष्ट दीर्घा में उपस्थित हैं। साथ ही केंद्रीय ये मंत्रिमंडल रक्षा के मंत्री सदस्य राजनाथ सिंह आज के इस समारोह में कुछ ही दूर पर अपनी गरिमा में उपस्थिति से इस मास्क में लोग हैं, समारोह इसलिए को पहचान पूर्णता प्रदान कर रहे नहीं हो हैं। पा रही, लेकिन राजनाथ ऐतिहासिक सिंह सामने लाल दिख किला, रहे हैं बिल्कुल, जो कि आधुनिक और रक्षा भारतीय मंत्री हैं इतिहास देश की के। तमाम गाथाएं और अपनी दीवारों में अंकित किए जो हुए भी हैं। चुनौतियां मिल रही है सीमा पर जाकर के समारोह का प्रधानमंत्री मुख्य और आयोजन रक्षा स्थल मंत्री उन चुनौतियों को मध्यकालीन एक्सेप्ट कर रहे भारतीय हैं। स्थापत्य और कला, विस्तारवाद का भारत अब जमाना स्वाधीनता नहीं है। संग्राम, प्रधानमंत्री ने एक देशभक्तों बड़ा का संदेश भी जुनून, दे दिया है तारिक साहब। 1947 की आजादी और उसके बाद विकास के पथ पर आगे बढ़ता भारत। तारिक साहब, अगर आप सब सुन कुछ पा रहे हो तो लाल किले अब की इस दीवारों देश पर को तो मैं असल में पहली बारी देख रहा हूँ ये। कैमरे से ये विहंगम दृश्य
ये तस्वीरें जो हैं जी, इस हिंद इससे पर पहले जिस कभी हिंद देखा पर नहीं। नाज है, आपको जिस हिंद हाँ। पर नाज रहता है, आज के दिन जी। हमने इसलिए आपको जी। जोड़ा है कि हमें हमारी जो ताकत है और हमारा जो जज्बा है और जिसके साथ हम पूरी दुनिया को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमने बहुत कुछ सोच रखा है। हाँ। तारिक साहब, अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो देखिए आगे आगे क्या होता है, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी पे दुनिया चल रही है, अभी उसका असल जो और ये- जखीरा है वो तो हिंदुस्तान में है। तारिक साहब, ये प्रधानमंत्री बिल्कुल झंडारोहण से कुछ ही समय अब बचा है और झंडे जी। के पास प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और ध्वजारोहण, जिस पर हमें, जो हमारी आन बान शान है और जिस ताकत पर भरोसा है, प्रधानमंत्री ध्वजारोहण के लिए बिल्कुल तैयार, और ये ध्वजारोहण हो गया। तारिक साहब और महमूद साहब, हम आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े रहे। चूंकि प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, हम सीधे प्रधानमंत्री के संबोधन पर लेके चलेंगे, लेकिन एक एक कमेंट प्रधानमंत्री के बोलने के पहले तारिक साहब और महमूद साहब, हम जरूर आपका लेना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का संभाषण शुरू हो उसके पहले हिंद के इस यात्रा और अपेक्षाओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? जल्दी जल्दी सर, एक एक कमेंट आप दोनों का। तारिक सर। मैं अल्फाज गुम जाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के ये, और मैं चाहता हूं कि एक बार फिर, जैसे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था बलूचिस्तान का जिक्र एक दफा फिर कर देंगे तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। जी 4 साल पहले किया था इन्होंने, अगर आपको याद हो। जी मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा जी, ओके, धन्यवाद खुदा सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और महमूद साहब, एक कमेंट देने के बाद सर, The कि Prime प्रधानमंत्री Minister का संबोधन acknowledging शुरू the होगा। greetings of those present, the national नहीं, ये देखिए हम लोग ये बड़ा जो है गर्व का दिन, From और across the उम्मीद है कि ramparts. हम जो है, जो हमारी खूबसूरती है में एक से हम और आगे बढ़ेंगे और आएंगे और आगे बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला एक चीज जो है सबसे जो है कामयाब वर्ड this में rare living symbol. हम आगे बढ़ेंगे, शुक्रिया हमें भरोसा है। आप आगे- दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम फिर से अपने पीसीआर टीम से कहेंगे कि सीधे लाल किला की पूरी तस्वीरें दिखाएं। हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो बहुत कीमती समय दिया और हिंद की इस यात्रा में और हमारी अपनी ताकत पर जो उन्होंने प्रकाश डाला, और जो अपेक्षाएं हैं, एक दर्द है कि हिंद का स्वरूप अभी कितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भी है वो हिंद की आत्मा है, वो बोलती है तो पूरी दुनिया सुनती है। लाल किला की सीधी तस्वीरें कुछ ही देर में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री तक प्रतिनिधित्व इस बार किया प्रथम गोरखा पूरे राइफल्स देश की ये आवाज जाती है कि हमें अपने देश पर नाज है, इसकी स्थापना 1942 हमें में झुकना नहीं है, हमें किसी पर आक्रामक होकर के आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे तो अपनी ताकत पर। और प्रधानमंत्री बस कुछ ही देर में अब राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं।